हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और क्लास के अंदर। तो चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? वासा डिफरेंस, ओवरी, टेस्टिस और पेनिस। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा गया है और हम जानते हैं कि जो ओवरी होती है वो पार्ट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है हमारा? ओवरी। वासा डिफरेंस को एक नाम से और पुकारा जाता है, वो है स्पर्म डक्ट। तो अगर आपके पास में ऑप्शन में स्पर्म डक्ट भी आ जाए तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा और स्पर्म को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्ट करके देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। अब पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जहां पर आपको मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम या पिक्चर दे दी गई है और उसमें आपको कुछ पार्ट को मार्क करना होता है। तो उसको भी हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है टेस्टिस। दो टेस्टिस जो होते हैं और अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन उससे बाहर निकलती है वासा डिफरेंस और फिर आ जाता है पेनिस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसकी भी मार्किंग जरूर आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो सीधा आपको रेफर करनी होती है हमारी रिएक्टिविटी टेबल को, क्योंकि अगर आपको रिएक्टिविटी टेबल याद हो गई दैट मींस मेटल और नॉन मेटल के सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो जब हम रिएक्टिविटी टेबल को देखते हैं तो उसमें सबसे ऊपर नाम किसका आता है? उसमें सबसे ऊपर नाम आता है सोडियम का। सोडियम जो है उसको अगर हम लोग खुला छोड़ दें तो वो बहुत जल्दी बर्न करने लग जाता है। दैट मींस वो हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, वाटर का जो फॉर्म है और ऑक्सीजन उसके साथ में बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है और वो एकदम से जलने लग जाता है। इसी वजह से सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है? कैरोसिन के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आप सोडियम को कैरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर हम उसको बिना उसके रखेंगे तो वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेगा और बर्न करने लग जाएगा। देन सोडियम के बाद में बात आती है पोटेशियम की, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की। इनका ऑर्डर कुछ इस तरह से रहता है। सो आपके लिए टिप यही है कि आप जो है रिएक्टिविटी टेबल को बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंथेटिक क्लोथ्स आर अनकंफर्टेबल इन हॉट and humid environment. Why? They do not absorb sweat like cotton. They do not allow air to pass freely through them. They stick to the body of person on sweating or all of these. तो हम जानते हैं कि जब भी बात सिंथेटिक फाइबर्स की होती है तो सिंथेटिक फाइबर बहुत ही ज्यादा फेमस है, उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर हम हॉट और ह्यूमिड एनवायरमेंट की बात करें, इमेजिन करो आप मुंबई के अंदर हो और वहां पर आपने कोई सिंथेटिक शर्ट पहन ली तो आपका क्या हाल होगा? तो यहां पर ये अनकंफर्टेबलनेस क्यों है? क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लाइक कॉटन, जैसे हमारा कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा बिल्कुल वैसे वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उनमें से एयर पास नहीं होती है। और थर्ड, क्योंकि ना तो वो एयर को पास होने दे रहे हैं और ना ही स्वेट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसीलिए वो बॉडी से चिपक जाएंगे। तो जब वो बॉडी से चिपक जाएंगे तो आपको और ज्यादा अनकंफर्टेबलनेस होगी। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ये सिर्फ किसी एक सिंथेटिक जो फाइबर है उसके लिए नहीं है, सारे सिंथेटिक फाइबर जो है एक्सेप्ट रेयॉन, उनके लिए यही सारे का सारा पैरामीटर या क्राइटेरिया रहेगा। रेयॉन की बात मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि रेयॉन जो है वो बहुत हद तक हमारा जो नेचुरल फाइबर है सिल्क, उससे मिलता जुलता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन ह्यूमंस इंक्रीज थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, डुआफिज्म और क्रिटिनिज्म।
अब पहले थायरॉक्सिन का काम समझ लेते हैं, उसका फंक्शन समझ में आ गया तो ये सारे जो एब्नॉर्मलिटीज है ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सो थायरॉक्सिन का रिलेशन है हमारी बॉडी की बीएमआर से, एक बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट होती है हमारी बॉडी की उससे। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या आ जाएगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारा रेस्पिरेशन आ जाएगा, हमारा हार्ट रेट आ जाएगा, हमारा डाइजेशन आ जाएगा, ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म है। अब अगर यही थायरॉक्सिन का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, सिंपल हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं और वो क्या है हमारा एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर, एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर। सो गॉइटर यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम की तरह काम करता है। एक्स ऑप्थेल्मिक हमने क्यों बोला, क्योंकि इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और जो आई बॉल है वो बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाएगी, तो आपको इंसान को देख के लगेगा कि वो घूर घूर के आपको देख रहा है, पर वो एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर का मरीज है या उसको ये वाली कंडीशन है। बाकी कंडीशन भी देख लेते हैं। अगर यही थायरॉक्सिन बॉडी में जरूरत से कम हो तो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म है और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर उसे हम लोग बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। नाउ कमिंग टू दी ड्वार्फिज्म, तो ड्वार्फिज्म तो किसी से नहीं रिलेटेड है, ड्वार्फिज्म रिलेटेड है सीधा का सीधा ग्रोथ हार्मोन से। और क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म एक हाइपरथायरॉयडिज्म ही है जो कि डेवलपिंग बच्चों के अंदर होता है और इसके अंदर भी गॉइटर एज अ सिम्टम या कैरेक्टर आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाउ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम in egg or ovum, the presence of a Y chromosome in sperm, the egg of father and mother, the length of mother's pregnancy। अब आप मुझे बताइए कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो भी फीटस है जो डेवलप हो रहा है उसका जो सेक्स है वो क्या हो सकता है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझेंगे, तो इसको कुछ हम इस तरीके से समझेंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ह्यूमन का एक सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कैसे रहता है। तो हम लिखते हैं 22XX 22XY। So let's see question number 5. So question number 5 is the sex of a child is determined by the presence of an X chromosome in egg or ovum, the presence of a Y chromosome in sperm, the egg of father and mother, the length of the mother's pregnancy। तो कैसे पता चलेगा जो डेवलपिंग फीटस है उसका जो जेंडर या सेक्स है वो क्या है, तो उसको कुछ इस तरह से समझेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर हम लोग क्रोमोसोम्स को किस तरह से डिनोट करते हैं। हम जानते हैं कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम के हमारी एक सेल के अंदर होते हैं। नाउ अब इन पेयर्स को कैसे लिखते हैं, ओके, तो ये इनको लिखने का तरीका है जिसमें से मैं आपको बताऊं कि ये जो 22 है इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम और ये जो XY है या वहां पर XX है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम।
तो हमारे पास में 22 पेयर ऑटोसोम के होते हैं और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। अब ये वाला पूरा का पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया। चलिए, अब जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्म बनेगा या ओवम बनेगा, तो क्या होगा? तो होगा हमारा मियोसिस, और मियोसिस होने से यहां पर क्या होगा? अब देखिए, आपको कॉम्बिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यही से समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई मदर जो है उसकी बॉडी के अंदर कोई ओवम बनता है, तो ओवम में क्रोमोसोम का कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है, 22X एंड 22X, सिंपल। लेकिन जब फादर के स्पर्म बन रहे हैं तो स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम का कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है। एक क्रोमोसोम ऐसा हो सकता है या एक स्पर्म ऐसा हो सकता है जिसमें क्रोमोसोम क्या है? 22X है, और दूसरा स्पर्म जो है उसके अंदर क्रोमोसोम का कॉम्पोजिशन है 22Y। अब यहीं पर अगर मैं देखूं कि कोई भी जब फ्यूजन होगा तो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या रहेगा? स्पर्म। और स्पर्म के अंदर भी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या रहेगा? ये वाई क्रोमोसोम, क्योंकि बाकी सब तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो बिल्कुल सेम है। तो चलिए वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहां पर किसी भी डेवलपिंग फीटस या चाइल्ड का जो सेक्स है वो डिटरमाइंड होता है द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन स्पर्म, दैट्स इट। क्योंकि एक्स हमेशा एक डिफॉल्ट कंडीशन होती है, अगर वाई प्रेजेंट है तो ही डेवलपिंग फीटस मेल होगा, वरना वो फीमेल होगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट from where the shock waves of an earthquake originate is called epicenter, seismic focus, focal depth or none of these। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। अब जो फोकस और एपिसेंटर है वो दोनों पॉइंट कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, पर दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है ये हम लोग समझते हैं। जब भी हम फोकस की बात करते हैं तो फोकस क्या है? फोकस हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर वो पॉइंट है जहां से ये फॉल्ट या ये जो सेस्मिक वेव है वो स्टार्ट होती है। तो ये हमेशा हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर होगा। तो यहां पे जैसे आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है ये फॉल्ट है। तो फॉल्ट क्या है? फॉल्ट वो जोन है जहां पर हमारी दो टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री है। तो नेचुरल सी बात है कि जहां पर भी बाउंड्री होती है वहां पर अर्थक्वेक या सेस्मिक वेव आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये फोकस है जहां से शुरू होगा ये जो पूरा का पूरा हमारा सेस्मिक वेव है। अब इसी फोकस के ठीक ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होगा वो होगा उसका एपिसेंटर। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि एक पॉइंट सरफेस पर है और एक जो है वो क्रस्ट के अंदर है, बस इनके अंदर यही फर्क है और इसी के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए वापस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेस्मिक फोकस। क्लियर? अब फोकल डेप्थ जो है ये वो पूरी की पूरी गहराई है जो कि एपिसेंटर और फोकस के बीच में होती है। मतलब फोकस कहां पर है, कहां से ये जो सेस्मिक वेव है या अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, सरफेस से इसकी जो दूरी होती है वो फोकल डेप्थ होती है और एपिसेंटर मैंने आपको समझा ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन। कब? हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस जल जाएगा तो हम लोग उसको डिनोट करेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर, बट कब? एनी अमाउंट ऑफ द फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न, 1 किलोग्राम ऑफ द फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न, 1 मिलीग्राम ऑफ द फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न और 100 ग्राम ऑफ द फ्यूल इज कंप्लीटली और आर कंप्लीटली बर्न। तो यहां पर आ जाएगा 1 किलोग्राम ऑफ एनी फ्यूल, कुछ भी लगा लो आप,
आप कोल लगा लो, आप पेट्रोलियम लगा लो, डीजल लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन 1 किलोग्राम अगर वो पूरी तरह से 100% बर्न होता है और उससे जितनी एनर्जी जनरेट होती है उसे हम लोग बोलेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। और इसी से हम लोग पता करते हैं कि हमारा कोई भी फ्यूल कितना ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जो कम क्वांटिटी के अंदर ज्यादा एनर्जी हमको रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा फ्यूल होगा। और सबसे मैक्सिमम यहां पर पूछा जा सकता है, मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की। एक और चीज जो कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड है, पूछी जा सकती है, वो है इसकी यूनिट। तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है किलोजूल पर किलोग्राम। कितने किलोजूल एनर्जी 1 किलोग्राम बर्न करने पर रिलीज हो रही है उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। क्वेश्चन में मैं एक चीज मार्क कर देती हूं, हमसे सिंथेसिस पूछा गया है, तो सिंथेसिस को ध्यान में रख के आंसर दीजिएगा। राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो पहले हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर का काम समझ लेते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? बहुत इजी है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का क्या काम है? दे आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। दे आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। नाउ अब इन्हीं दो जो बचे हुए हमारे ऑप्शंस हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन्हीं के बीच में हमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर या सिस्टम का पार्ट है। बट क्योंकि मैंने ऊपर मार्क किया है यहां पर हमसे सिंथेसिस पूछा गया है, ना कि सिक्रीशन, तो करेक्ट आंसर वुड बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस, whereas smooth endoplasmic reticulum is related to lipid synthesis. अब आप बोलोगे मैम अब यहाँ पर तो कंफ्यूजन हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी तो है और ट्रांसपोर्ट की अपने बात करिए। एग्जैक्टली, पर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उसने सिंथेसिस पूछा है। यही अगर मैं इस सिंथेसिस को हटाकर सिक्रीशन लिख दूं तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी में आंसर देने की जरूरत नहीं है। देखो कि आपसे सिंथेसिस पूछा है, फॉर्मेशन पूछा है, या आपसे सिक्रीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, copper is formed at anode, copper is formed at cathode, oxygen is formed at anode and hydrogen is formed at cathode. तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कैथोड, एनोड से रिलेटेड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, 100% हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, नो मैटर व्हाट हम लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी करी है। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे। चलिए, तो पहले वो स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर पहले हम बात करते हैं आयंस की। ठीक है, सिंपल। सो देखिए, सो एक मेरे पास में है कैटायन, एक मेरे पास में है एनायन। ये होता है नेगेटिवली चार्ज, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। सिंपल। अब बात आती है इलेक्ट्रोड की, तो यहीं से मैं आपको बता देती हूं, कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला इज कैथोड और एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला इज सिंपल एनोड। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो चलिए अब देखिए, जब वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो खुद कैसा होगा? वो खुद होगा नेगेटिव, और जब वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है दैट मींस इट मस्ट बी पॉजिटिव। ये सिंपल एक पहले लिख लो, खत्म। कितना टाइम लगा? कुछ सेकंड्स लगेंगे, खत्म। ये लिख लिया। अब आ जाते हैं जो भी चीज हमको दी गई है। हम लोगों को वाटर दिया गया है, हमको कॉपर सल्फेट दिया गया है, हमको सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है।
जो भी सोल्यूशन या जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसको ले लेते हैं। तो हमारे पास में है कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर सल्फेट को हम लोग यहीं पर ब्रेक कर लेते हैं। क्या बनेगा? कॉपर और सल्फेट। बस, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो अब बना लो इनको। तो हमारा कैटायन है, कैटायन कहां जाएगा भैया? कैथोड के ऊपर। और एनायन कहां जाएगा? सिंपल। तो कॉपर कहां चला गया हमारा? कैथोड की तरफ। आ जाओ वापस क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो कॉपर इज फॉर्म्ड एट कैथोड। अब यही क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आप वाटर को लेके कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर बताइएगा। हाइड्रोजन कहां जाएगा और ऑक्सीजन कहां जाएगा? मुझे नहीं लगता 30 सेकंड से ज्यादा आपका समय लगेगा इसके अंदर। ओके, बट आपको इस तरह से करेंगे तो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प इन फिक्सिंग सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सो ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है, ये तो हम लोग बहुत छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। जब भी हम लोग बहुत बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें राइजोबियम का नाम जरूर आता है। सो राइजोबियम है, रूट नोड्यूल भी आपको दिया गया है, प्लांट की कैटेगरी फैमिली भी आपको दे दी गई है, लेग्यूमिनेसी। तो क्या फिक्स करेगा? फिक्स करेगा ये नाइट्रोजन को। तो ये क्या करता है बेसिकली? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर बदलता है। हम लोग इसको लिखते हैं, और यही जो फॉर्म है इसे प्लांट और एनिमल कंज्यूम कर सकते हैं। अदर देन दैट हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, नो मैटर व्हाट, वो कितनी भी ज्यादा हो, हम लोग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Okay, so let's see next question, question number 11. So the number of images formed of an object placed between two plane mirror inclined at right angle to each other is 2, 5, 1, 3. तो सिंपल फॉर्मूला है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपको एंगल दिया हुआ है तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम लोग लगाएंगे सिंपल फॉर्मूला, और वो है 360 बाय थीटा -1। इसको हमेशा इसी तरह से लिख के कैलकुलेट कीजिएगा, वरना आपके इमेजेस का नंबर हमेशा गलत आएगा। नाउ थीटा इज द एंगल गिवन टू अस जिसपे दो मिरर जो है उनको अरेंज किया जाता है। तो अब यहां पर हमको थीटा कितना दे रखा है? यहां पर बोला हुआ है टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट राइट एंगल, एंड राइट एंगल का मतलब क्या होता है? हमारा 90 डिग्री। तो चलिए 360 by 90 -1, that means 4 - 1 is equals to 3। मुझे मालूम है कि हमको ऐसा लगता है कि अरे इतनी सी तो कैलकुलेशन है, बट आई वुड सजेस्ट हर एक कैलकुलेशन को इंपॉर्टेंट मान के इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करें, नहीं तो जल्दी में हम लोग आंसर जो है उसको गलत करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। अब कोई भी एंगल हो उसको बस 360 से डिवाइड करो और उसको -1 कर दो, होल नंबर ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता पॉइंट्स के अंदर आपका आंसर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज अ बॉय रोल्स अ रबर बॉल ऑन अ वुडन सरफेस। द बॉल ट्रेवल्स अ शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। To make the same ball travel longer distance before coming to rest, he may spread a carpet on the wooden surface, cover the ball with a piece of cloth, sprinkle talcum powder on the wooden surface, sprinkle sand on the wooden surface. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फ्रिक्शन की कुछ जो अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं उनको समझना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले फ्रिक्शन दो फैक्टर से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। पहला क्या है? पहला है सरफेस।
और स्मूथनेस, और हम ऐसे लिख सकते हैं रफनेस ऑफ सरफेस। कोई भी सरफेस कितना स्मूथ या कितना रफ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। अगर सरफेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसके मोशन पर फ्रिक्शन का फोर्स इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे उसका मास इंक्रीज होगा। तो अब यहां पर ये दो कंडीशन है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल कौन सी है, ये वाली। चलिए तो वापस हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि वुडन का सरफेस है, उसके ऊपर उन्होंने एक बॉल को मूव किया और बॉल कुछ दूर तक तो गई और फिर रुक गई। अब वो चाहते हैं फ्रिक्शन कम हो जाए, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस। लॉन्गर डिस्टेंस तभी होगा जब फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम हो इसके लिए क्या चाहिए, स्मूथनेस ज्यादा हो। तो अब आप वुडन के सरफेस को स्मूथ कैसे करेंगे, क्या कारपेट बिछा देंगे, नहीं, इससे तो उसका फ्रिक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्या आप बॉल जो है उसको कपड़े से ढक देंगे, नहीं, क्योंकि इससे बॉल का सरफेस रफ हो जाएगा और जब हम उसको वुडन पे ऐसे रोल करेंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। स्प्रिंकल टेल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस, बिल्कुल ये एक करेक्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि जैसे हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं, टेल्कम पाउडर को, और इससे जो हमारे स्ट्राइकर्स होते हैं उनका मूवमेंट बढ़ जाता है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्प्रिंकल सैंड ऑन द वुडन सरफेस, इससे तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, तो ये तो हमें करना ही नहीं है। अगेन जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसको देख के लगता है अरे ये तो बहुत लंबा है, बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जैक्टली टाइम थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आपका ज्यादा ले लेते हैं, बट जब भी आप उनको करते हैं तो 100% बहुत इजी तरीके से सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा के इनको सॉल्व किया जा सकता है। सो आई वुड एडवाइज कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी ना छोड़ें, पहले पढ़ ले आराम से और फिर करें, और टाइम लेके करें आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड व्हेन एयर बिटवीन द टू चार्जेस is insufficient to resist the flow. Air between the two charges is sufficient to resist the flow. There is absence of air in between the two charges or none of these. So यहाँ पर बात लाइटनिंग की हो रही है, तो चलिए पहले एक बार लाइटनिंग को समझ लेते हैं। अब देखिए ये जो हम थंडर या लाइटनिंग है ये हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो हमको ये पता है कि ये सारी की सारी चीजें चार्ज से रिलेटेड है। अब इसमें होता क्या है, जब भी हम एक क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे बिजली बनती है, ट्रांसफर हम लोग उसको बाद में कर लेंगे। तो कब बिजली बनती है, जब वाटर और एयर जो है विद इन अ क्लाउड बहुत विग्रसली मूव करते हैं। एयर क्योंकि हल्की है वो बहुत तेजी से ऊपर जाती है, और वाटर कंपैरेटिवली हैवी है तो वो बहुत तेजी से नीचे आता है। ये एयर और वाटर का जो विग्रस मूवमेंट होता है उसकी वजह से विद इन अ क्लाउड चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, जैसे आपको यहां पर दिख रहे हैं। सो अपर एजेस जो होती हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो लोअर एजेस होती हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। नाउ तो यहां पर तो ये चार्ज सेपरेट हो गए। अब ये जो बिजली या हम लोग जब लाइटनिंग की स्ट्रीक देखते हैं वो कैसे होगी, क्योंकि ये एक क्लाउड तो होगा नहीं, इसके पास में कोई और दूसरा क्लाउड होगा, तो मैंने यहाँ पे एक और क्लाउड बना दिया। अब यहां पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये कुछ इस तरह से जाएगा बस। तो वो जो चार्ज का ट्रांसफर है, अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ, वही हमको एक स्ट्रीक की फॉर्म में नजर आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बिजली चमक रही है। अब अगर यही चार्ज अर्थ के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बिजली का गिरना। और ऐसा कब होगा, जब ये जो क्लाउड है और इसकी जो एयर है
ये इन चार्जेस को संभाल नहीं पाएगी, ये इसको संभालने के लिए इनसफिशिएंट हो जाएगी। तब जाके ये जो चार्ज है ये अर्थ की तरफ ट्रांसफर हो जाता है और किसी ना किसी पॉजिटिव चीज के साथ में अट्रैक्ट करता है। वापस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो द एयर बिटवीन द टू चार्जेस इज इनसफिशिएंट टू रेजिस्ट द फ्लो, तभी जाकर ये बिजली जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो ये फिनोमेना को जरूर अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन मोनोऑक्साइड इन व्हीकल एग्जॉस्ट कॉजेज इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी, reduce nitrogen carrying capacity of RBC, reduce oxygen carrying capacity of RBC, reduce carbon carrying capacity of RBC। सिंपल सी बात है, हमको मालूम है कि हमारी RBC सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है और कुछ हद तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, बट उसका अमाउंट बहुत कम होता है। तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन को, डी ऑप्शन को तो हम लोग रिमूव ही कर देते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन को तो कैरी ही नहीं कर रही है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी मोनोऑक्साइड से या कम हो जाएगी? अगर कैपेसिटी बढ़ जाती, अगर हम ऐसा सोचें कि आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो फिर बंद कमरे में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब पूरा का पूरा कोई भी फ्यूल को बर्न करें, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगी और बस अच्छी हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें सफोकेशन होने लग जाता है, हमारा दम घुटने लग जाता है, क्योंकि सिंपल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी और क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, बंधुता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सबसे ज्यादा है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सबसे ज्यादा है। उसको ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसलिए। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द प्लेसेस meant for conservation of biodiversity in their natural habitat are zoological garden, botanical garden, sanctuary and national park। So यहाँ पर जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे आपको लगेगा चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जोलॉजिकल गार्डन और बॉटनिकल गार्डन में भी तो बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, बिल्कुल, लेकिन वहां पर उनका कोई कंजर्वेशन नहीं होता है। और बॉटनिकल गार्डन और जोलॉजिकल गार्डन के अंदर कभी भी किसी प्लांट को या जो एनिमल होता है उसको उसकी नेचुरल हैबिटेट के अंदर नहीं रखा जाता है, कहीं ना कहीं से लाकर उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है सो दैट आप अलग अलग एनिमल या फिर प्लांट को देख सको। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? सेंचुरी और नेशनल पार्क, थर्ड एंड फोर्थ, सो ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के जब भी आपके पास में क्वेश्चन आते हैं सो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले आप अपना आंसर मार्क कीजिए और फिर उसको ऑप्शन के अंदर देखिए। अगर आप पहले ऑप्शन देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली ढूंढेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखा। इसी पूरे के पूरे सिलसिले को हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।